Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज के सेशन में कुछ खास होने वाला है। खास क्या? आज हम लोग एक प्लान का स्टडी करने वाले हैं, लेकिन ये तो मैंने पहले भी किया है। तो आज क्या करने वाला हूँ? तो आज मैं किसी प्लान को स्टडी करूँगा बट नॉट फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उस प्लान को ऑलरेडी स्टडी किया है, जिसका कि वीडियो मैंने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है। 26 जनवरी को वीडियो रिलीज़ हो चुका था। आज है 28 जनवरी और आज मैं इसका स्टडी करूँगा कि आपके पास एक आर्किटेक्ट ने प्लान बना के भेजा है, तो बीइंग एन स्ट्रक्चरल इंजीनियर आप उसे कैसे स्टडी करते हो? तो पहली बात ये कि ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है? तो ये वीडियो एक सिविल इंजीनियर जो कि स्ट्रक्चरली बिल्डिंग बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहा है, सिर्फ बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। दूसरा आर्किटेक्ट्स को इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनको ये बातें पता चलेंगी कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर को क्या-क्या डिफिकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, उनके बनाए हुए प्लान्स में। और इसलिए बार-बार जो प्लान में चेंजेस का आता है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर की तरफ से कि आप ये चेंजेस करो, वो चेंजेस करो। अगर आर्किटेक्ट्स इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उनको बार-बार चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो पहले ही सब कुछ प्री डिफाइन करके दे सकते हैं। तीसरा, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का काम लेते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और फोर्थ होगा, अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो कि अब देख रहे हैं कि इन फ्यूचर इन कमिंग 1 टू 2 इयर्स मुझे अपना घर बनाना है, तो आपको एक बिल्डिंग प्लान चाहिए और उसमें क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए तो ये चैनल आपके लिए ही है एक्चुअली। तो आप वो अगर ऐसा कोई पर्सन है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और इसमें से जो भी आपको नॉलेज मिलता है, वो आप अपनी लाइक प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सब लोगों के लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो अभी है कि एक प्लान जब आर्किटेक्चर बना के दे देता है, आर्किटेक्ट बना के दे देता है, तो क्या होता है? उसके बाद वो जाता है एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास और स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसको लाइक अपने बेसिस पे डिज़ाइन करता है, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे। लेकिन अब है कि आर्किटेक्चरल प्लान में क्या-क्या चीज़ें हमें स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करनी होती है, उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने लाइक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के ऊपर, ओके? तो आप देख सकते हो कि ये मेरा आर्किटेक्चरल प्लान बन के रेडी हो चुका है और इसका स्टडी मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर दिया था। लेकिन इस वीडियो में मैं इसको स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने वाला हूँ। तो देखिए, एक थंब रूल आपका क्या कहता है कि आपका जितना भी वॉल्स है ना, वो आपका ट्राई करते हैं हम लोग कि किसी न किसी बीम पे रेस्ट करे। ऐसा नहीं कि आपका वॉल डायरेक्टली स्लैब पे रेस्ट कर रहा हो, ठीक है? पहला तो इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल प्लान में देखने वाली बात क्या है, वो ये है कि ये जो आर्किटेक्चरल प्लान है ना, उसमें हमारा बाउंड्री वॉल या फिर आउटर वॉल ही सिर्फ 10 इंचेस का नहीं है, इसका इनर वॉल्स भी 10 इंचेस का है। एक्चुअली ये 9 इंचेस है यहाँ पे, मैं आपको ज़ूम आउट करके इसका डायमेंशन भी चेक करवा देता हूँ। देखिए, यहाँ से डायमेंशन ले लिया, आप देख सकते हो कि ये वॉल जो है 9 इंचेस वॉल है। तो हमारे इंडिया में कहीं-कहीं 9 इंचेस यूज़ किए जाते हैं, कहीं पे हमारा 10 इंचेस यूज़ होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे किस तरीके का ब्रिक अवेलेबल है। अगर किसी के एरिया में लाइक 8 इंचेस का ब्रिक अवेलेबल है, तो वहाँ पे 9 इंच का वॉल बनेगा। 9 इंच का वॉल किस तरीके से बनता है कि 8 इंच का हमारा ब्रिक का थिकनेस हो जाता है। सेकंड हो जाता है कि हम लोग के पास जो लाइक प्लास्टरिंग होगा, उसमें हो जाता है कि एक आउटर में 12 टू 15 एमएम का प्लास्टर होता है और इनर में 12 एमएम का प्लास्टर करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट आपका 1 इंच का अराउंड हो जाता है, ठीक है? तो हमारा जो यहाँ सारा का सारा वॉल है, वो हमारा 10 इंच का है। तो पहली बात तो ये कि इनर वॉल्स जो है, वो लाइक 9 इंच है यहाँ पे, तो 9 इंच देने की ज़रूरत नहीं है। उसको उसका हाफ थिकनेस भी दे सकते हैं, यानी कि आप 4 टू 4 एंड हाफ इंच इसका ले सकते हो, ठीक है? इनर वॉल्स का। तो 4 एंड हाफ इंच जनरली होता है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि आपका अलाइनमेंट किस तरीके से है। तो अलाइनमेंट चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप सारे के सारे फर्नीचर जो है उसको डिलीट कर लीजिए। मतलब पहले तो आपको इसकी एक कॉपी बना लेनी है, उसमें फर्नीचर्स को डिलीट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पूरे प्लान को एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना है। बेस्ट तरीका होगा कि आप वॉल्स का कलर चेंज कर लीजिए और उससे भी बेटर होगा कि अगर आप एक वॉल को यानी कि एक फ्लोर को जो प्लान है उसमें हैचिंग कर देते हैं, तो आपको लाइक कन्वीनियंस होगा कि आप जब उस पे अलाइनमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कर रखी हैं, ठीक है? आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ये मेरा एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान था जिसमें से मैंने सारे फर्नीचर्स को डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने जो वॉल्स है उसमें हैचिंग कर दी है और अभी ये मेरा
फाइनली इसे ब्लॉक बना लिया है। उसी तरीके से जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान था उसमें से भी फर्नीचर्स को डिलीट कर दिया गया है, जो टेक्स्ट है वो सारी चीजें डिलीट कर दी गई हैं, एंड वॉल्स को रख के एक डिफरेंट लेयर में मैंने रख दिया है। ठीक है, आपको मैं लेयर चेक करवा देता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फर्स्ट फ्लोर का नाम से मैंने एक लेयर क्रिएट कर दिया है, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको दिखेगा कि ये फर्स्ट फ्लोर के लेयर में चला गया है, कलर भी चेंज है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे असाइन किया है। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अलाइनमेंट कैसे चेक करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो बालकनी है। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस प्लान के स्टडी का पुराना वाला वीडियो जो है देख लीजिएगा, जो 26 जन को रिलीज हुआ है, तो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। अभी मुझे इसे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, अलाइनमेंट चेक करता हूँ। तो मैंने यहाँ से मूव किया। ठीक है, मूव करने के बाद इसको ग्रैब करके सीधा इस पॉइंट पे ले गया जहाँ पे वॉल्स ऑलरेडी अलाइंड है। अब इस तरीके से जब अलाइनमेंट होता है तो हम लोग को क्या क्या नई चीजें देखने को मिलती है। देखिए, अब मैं इस पोर्शन को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ब्लूइश दिख रहा है और बाकी ब्लैकिश दिख रहा है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें तो प्रॉपरली अलाइंड है, कोई इशू नहीं आएगा। ये जो बाथरूम वाला पोर्शन है वहां पे कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे रूम वाला पोर्शन भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ऊपर में जो रूम है उसमें हम लोग को एक इशू रहेगा। क्या रहेगा कि देखिए, हमारा टॉप फ्लोर पे जो वॉल है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। बॉटम फ्लोर पे वॉल यहाँ पे है। अब हमें पोजीशन करना है कॉलम्स को। एक कॉलम को पोजीशन करने का क्या मतलब होता है कि मैं एक कॉलम यहाँ दूंगा, एक कॉलम यहाँ दूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो मैं एक कॉलम यहाँ दूंगा, एक कॉलम यहाँ दूंगा। दोनों ही केस में या तो ये बीम या तो ये बीम, एक बीम जो है वो सेकेंडरी बीम हो जाएगा, राइट। अब सेकेंडरी बीम होने से लॉस क्या क्या रहेगा कि एक तो ये स्पैन जो है 15 फीट का है, जो कि सेकेंडरी बीम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उतना लंबा सेकेंडरी बीम होना भी नहीं चाहिए, और इतना लंबा अगर सेकेंडरी बीम दे भी देंगे या कोई भी प्राइमरी बीम भी होता तो वो हमारा कितना हो जाएगा, उसका डेप्थ जो है वो ऑलमोस्ट 400 to 500 mm में जाएगा। उतना ज्यादा डेप्थ रहेगा, जितना ज्यादा डेप्थ रहेगा उतना ज्यादा रेनफोर्समेंट भी लगेगा, और उसमें क्लाइंट का जो पैसा है वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप राउंड अबाउट एक खर्चे का देखेंगे तो हम लोग का 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट जो है, अगर उसमें हम लोग लेबर चार्ज भी जोड़ देंगे तो ऑलमोस्ट 10,000 मीटर का हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करना चाहें तो 15 फीट इंटू 12, यानी कि हो गया इतना इंच, और उसको हम लोग अगर में कन्वर्ट करेंगे तो 25.4। ठीक है, तो ये हो जाता है 4752। तो अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो हो गया 4.572। उसके बाद ये तो हो गया हमारा लेंथ को कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद मान लीजिए ये हमारा 400 बाई 400 का बीम चला जाता है। ठीक है, या 300 बाई 400 का भी बीम चला जाता है, तो 0.03, ओके, सॉरी 0.3 इंटू 0.4, 300 बाई 400 का बीम लेके कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 0.54। 0.54 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो ये हो जाता है हमारा 5,486, यानी कि ऑलमोस्ट 5,500 रुपया जो है आपका इस बीम में को कंस्ट्रक्ट करने में लग जाएगा। ठीक है, आपका लेबर चार्ज वगैरह मिला के। तो एक एक जितना भी सेकेंडरी बीम बन रहा है यहाँ पे ना, वो सब 5,500 का एक्स्ट्रा खर्चा है, क्योंकि आपको एक प्राइमरी बीम तो देना ही देना होगा कॉलम टू कॉलम कनेक्ट करने के लिए, उसके बाद एक सेकेंडरी बीम भी देना होगा। अच्छा, प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम क्या होता है, जब हमारा कॉलम टू कॉलम अगर कोई बीम कनेक्ट होता है तो वो हमारा प्राइमरी बीम होता है। अगर आपका एक बाकी कोई भी सिचुएशन रहे जिसमें कि बीम या तो बीम पे रेस्ट कर रहा हो या कॉलम पे रेस्ट कर लो, यानी कि दोनों साइड में अगर कॉलम नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में वो हमारा सेकेंडरी बीम हो जाता है। यानी कि कॉलम टू कॉलम अगर कोई दोनों एंड जो है इस बीम का, मान लीजिए यहाँ पे है ये एंड और ये एंड, दोनों एंड अगर किसी कॉलम पे रेस्ट करेगा तो प्राइमरी बीम, अदरवाइज सेकेंडरी बीम। ठीक है, तो कोई भी बीम क्रिएट हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराने में 5,500 का खर्चा आएगा। ठीक है, तो यहाँ जितने ज्यादा बीम्स होंगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं कॉलम को पोजीशन करने जाऊंगा तो क्या होगा, पहला प्रॉब्लम को अब काउंट कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं इस पर्टिकुलर चीजें, लाइक सिचुएशन में। तो यहाँ से यहाँ ये स्टेयर है, तो यहाँ पे 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम तो रखना ही पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4। तो मान लीजिए 3 और 4 में यहाँ भी रख दूंगा। तो यहाँ रखेंगे तो इसके अलाइनमेंट में मुझे यहाँ कॉलम रखना पड़ेगा। यहाँ कॉलम रखने का मतलब है कि मुझे जो है आ, कंश- यहाँ एक बीम
तो बनाना ही पड़ेगा, और यहाँ पे एक सेकेंडरी बीम हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ से यहाँ एक बीम हो जाएगा, राइट। तो अब ये बीम सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ खर्चा बढ़ेगा, इसका मतलब है कि ये बीम हमारे बेडरूम के बीचों बीच आ रहा है, और बेडरूम के बीचों बीच आने का मतलब है कि आपको उसे हाइड करने के लिए फॉल सीलिंग करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कि बीम दिखेगा, एक सेकेंडरी बीम दिखेगा, ये वाला तो चलिए हाइड हो जाएगा, ये वाला भी बीम सेकेंडरी बीम दिखेगा जो पार्टीशन वॉल से आपका काइंड ऑफ हाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ये एक सेकेंडरी बीम जरूर दिखेगा, यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, चलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे स्टेयर केस में। तो यहाँ पे भी जो कॉलम प्लेस होगा, तो अगर इसको हम आउटर एज में कॉलम को प्लेस करने वाले हैं, तो ये थोड़ा बहुत इस स्टोर रूम के एरिया में आएगा, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डाइनिंग एरिया में भी 4 कॉलम देना होगा हमें। तो मान लीजिए स्टेयर केस के चारों तरफ 4 कॉलम दे देते हैं, तो फिर हमें यहाँ एक कॉलम देना होगा, क्योंकि वो आउटर वॉल को सपोर्ट करने के लिए वो चाहिए। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये है 4 फीट 9 इंच। तो कॉलम देने में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कॉलम दिया जा सकता है इतने डिस्टेंस के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 फीट to 16 फीट जो है हमारा कॉलम का डिस्टेंस होना चाहिए। और यहाँ पे 4 फीट 9 इंच है, तो चलिए थोड़ा कम है लेकिन चलेगा। और यहाँ पे स्टेयरकेस से तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें हम लोग को आगे मूव करेंगी, एंड कॉलम प्लेसमेंट में ये सारी दिक्कत आएगी। एक जो मेन दिक्कत आएगी वो क्या है कि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर पे कंप्लीटली हमारा ड्राइंग रूम है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये ड्राइंग रूम कंप्लीटली यहाँ पे है। अब अगर मैं इस स्टेयर केस के लिए कॉलम देता हूँ, तो ये कॉलम यहाँ दूंगा, जो कि मेरा सीधा सीधा ग्राउंड फ्लोर के बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस कॉलम को मैं जिस जब इस साइड से कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे भी एक कॉलम देना पड़ेगा ना, तो ये कॉलम भी सीधा सीधा बीचों बीच आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा लाइक प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम में भी आपको ये फॉल सीलिंग कवर करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक यहाँ से यहाँ बीम तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कुछ अवॉइड नहीं करना है, तो उसके बाद भी बीम कंटिन्यू होगा और यहाँ तक आएगा, तो यानी कि 2 कॉलम भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और बहुत सारी चीजें चीजें हैं, जो फिर आपका खर्चा जो है बस बिना बात के खर्चा जो है बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। आइदर आप इसे स्विच कर दीजिए, एक सजेशंस जो है मेरा वो क्या है कि आप यहाँ से, अगर मैं इसको हटा के सेपरेटली दिखाता हूँ, तो मूव, देखिए इस स्टेयरकेस और ये जो मंदिर का पोर्शन है इसको स्विच कर सकते हैं, स्विच करने के बाद शायद कुछ बेटर रिजल्ट आए। उसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काइंड ऑफ रिजल्ट आ जाएगा बेटर। उसके बाद अगर इस स्टेयरकेस को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, तो कॉलम का खर्चा और थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि एक एक कॉलम बनाने में आपका 10,000 तो एक 1 फ्लोर टू सेकंड फ्लोर तो जाना ही है, ऐसा कुछ उसमें दिक्कत नहीं है, 10,000 तो मिनिमम खर्चा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। हर फ्लोर के लिए तो आप इतना 2 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो 20-20 हजार एक एक कॉलम पे लगना ही लगना है, उसके नीचे फुटिंग लगना ही लगना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, अगर इसको ठीक से प्लानिंग नहीं की गई है तो, ठीक है। तो अगर मेन बात करें इसमें कॉलम अलाइनमेंट्स के बेसिस पे समराइज करना चाहूं मैं, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए अभी मैं इसको ओवरलैप कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम जो है जो इस स्टेयरकेस के चारों तरफ आने वाला है, वो सीधा सीधा इसके बीच में आ जाएगा, ओके। यानी कि ड्राइंग हॉल के सेंटर में आ जाएगा, जिसको कि हम लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसीलिए क्लाइंट ने हम लोग को पैसा दिया है स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए और आर्किटेक्चरल प्लानिंग के लिए। तो हम लोग को उसकी एस्थेटिक व्यू का भी ख्याल रखना होगा, ओके। तो इसका लाइक सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि स्टेयरकेस के पोर्शन को स्विच कर दिया जाए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, क्या देख सकता हूँ कि अगर स्विच करेंगे तो भी ये वॉल जो है इसका ओवरलैप कर जाएगा, और हमारा कॉलम जो है यहाँ पे आ जाएगा, ओके। उसके बाद सेकंड चीज क्या की जा सकती है यहाँ पे, कि अगर ये स्टेयरकेस को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, मतलब सिर्फ स्टेयरकेस वाले पोर्शन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, इस मंदिर वाले पोर्शन को अगर आप यहाँ तक रखना चाहे तो वहां तक भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो कॉलम का कॉस्ट बढ़ रहा है ना, एक्स्ट्रा कॉलम आने का कॉस्ट वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉलम तब हम लोग को एंड पे देना होगा। अदरवाइज क्या करना होगा, इस स्टेयरकेस के इस पर्टिकुलर पोर्शन में भी हम लोग को कॉलम देना होगा, और उसके बाद एक कॉलम यहाँ भी देना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें ये वाला वॉल भी कनेक्ट करना ही है ना, ठीक है। और इन दोनों कॉलम्स को, इतना बड़ा लंबा वॉल तो आपका ऐसे ही रेस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी कॉलम देना पड़ेगा, जो कि कॉलम 5 फीट दूर है, तो वो हम लोग के लिए इकोनॉमिकल नहीं ऑल्टरनेटिव होगा।
और यहाँ कॉलम बढ़ाने का मतलब है कि यहाँ भी एक कॉलम बढ़ जाएगा और यहाँ भी एक कॉलम बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें अवॉइड की जा सकती हैं, यानी कि सीधा सीधा 4 कॉलम बढ़ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स में, अगर हम लोग इस स्टेयरकेस के पोजीशन को इस तरीके से रखेंगे तो, और ये बीच में भी आएगा। तो पहला काम ये करना है कि इस स्टेयरकेस को इधर ले आना है, और दूसरी बात ये करनी है कि इसको आगे बढ़ा देना है, अदरवाइज 4 कॉलम का कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। फिर क्या है कि यहाँ पे सेकेंडरी वॉल्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, एंड अगर सेकेंडरी वॉल्स को हम देखेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2, लाइक कह लीजिए आपका 2 सेकेंडरी वॉल, यहाँ यहाँ से यहाँ कॉलम कनेक्शन होगा, यहाँ से यहाँ कॉलम कनेक्शन होगा, मतलब 4 बीम्स एक्स्ट्रा बनेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका 22,000, 22,000 के आसपास यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं मिलता है तो ये काफी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा प्रोजेक्ट का ऑन टोटल, मतलब मे बी 3 to 4 लाख का कॉस्ट बढ़ जाएगा इस तरीके से अगर हम काम करने वाले हैं तो। ओके, तो आर्किटेक्ट्स को थोड़ा इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। एंड आई होप कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो इस पर्टिकुलर प्लान में क्या प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी और कोई इश्यू नहीं है। अगर हम देखेंगे तो एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं मैं, यहाँ पे तो बीम टू बीम कनेक्शंस हो जाएंगे। हाँ, एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो स्पैन है लिविंग एरिया का वो काफी लंबा है, तो हम लोग को बीच में कहीं ना कहीं तो कॉलम देना ही पड़ेगा। अब सपोज यहाँ भी एक कॉलम दे देते हैं तो ये 20 फीट बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो वो अलाइनमेंट भी चेक करना होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कॉलम प्लेस होने का चांसेस है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसा कॉलम प्लेसमेंट हो सकता है। ओके, तो बीच में एक कॉलम देना ही पड़ेगा, इतना बड़ा स्पैन नहीं रखा जा सकता है। तो वो तो कॉलम पोजीशनिंग जब मैं करूंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। तो कॉलम पोजीशनिंग के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जहाँ कि आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। फिलहाल के लिए आपको आई गेस समझ में आ गया होगा कि हम लोग को आर्किटेक्चरल प्लान को स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे स्टडी करना है। और अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आगे जाके स्ट्रक्चर वाले को काम करना है, तो मैं उसको ऐसी चीज़ें दूं जिससे कि क्लाइंट का पैसा कम हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कॉलम पोजिशनिंग, बीम पोजिशनिंग, सेकेंडरी बीम्स, प्राइमरी बीम्स, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो भी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए नई वीडियो बना सकूं। एंड अगर आप कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मेरे से तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे कोर्सेज हैं, उनके फीस है, सारे फीस डिटेल्स के साथ है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, माय नंबर इज 8433248864, इसे आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी कोई नई वीडियो यहाँ से रिलीज हो। ओके गाइज, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।